हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है प्रकाश के बारे में पूरा एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक अध्ययन किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है आपको, बस आपको पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है एकदम फुल। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। प्रकाश की जो डेफिनेशन होता है वो आप लोग कैसे लिख के आएंगे, अपने बोर्ड एग्जाम हो या होम एग्जाम हो या कहीं भी हो, या कैसे बताएंगे, इस सब सारी चीजें आपको इसमें क्लियर किया जाएगा। पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि प्रकाश आखिर होता क्या है। चलिए, तो डेफिनेशन हम यहां लिख दे रहे हैं। तो यहां आपको दिख रहा है डेफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है। मतलब क्या होगा कि दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारे लिए सहायता करता है। ये होता है प्रकाश का डेफिनेशन। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश कैसे बिहेव करता है, प्रकाश कैसा होता है, इसके बारे में। तो प्रकाश के पास डबल गुण होता है, दो नेचर होता है। एक कण होता है और दूसरा तरंग के भाग भी कार्य करता है। यानी प्रकाश के पास डबल नेचर होता है, डबल नेचर ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के पास दो प्रकार के नेचर होते हैं, एक कण का और दूसरा तरंग का। तो चलिए हम पहले बात करते हैं तरंग के गुण का। कहते हैं कि प्रकाश के गुण यानी प्रकाश का नेचर कैसा है उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है वो तरंग और कण दोनों के समान कार्य करता है, यानी दोनों के समान होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखाया गया है, यानी प्रकाश में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला कि ये तरंग की भांति कार्य करता है और दूसरा कि ये कण की भांति भी कार्य करता है। इसलिए प्रकाश का एक डिक्लेयर नहीं है कि क्या है, इसमें डबल नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रकाश के गुण हो गए। अब हम बात करने वाले हैं आज केवल और केवल प्रकाश के तरंग गुण के बारे में बात करेंगे। कण वाले की बात हम दूसरे अपने अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में कर लेंगे कि प्रकाश का कण का सिद्धांत क्या कहता है। फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या होता है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि जर्मन वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। मतलब किसने? साइंटिस्ट का नाम था हाइगेंस। साइंटिस्ट का नाम था हाइगेंस। यानी जो तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो हाइगेंस ने किए थे और जो कण सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो न्यूटन ने किए थे, ठीक है। तो इसके रिलेटिव कुछ पॉइंट हैं जो आप याद कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग में ही प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पहला पॉइंट यही है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब तरंग तो भी दो प्रकार के हो जाते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। वैसे तो तरंगे और भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं केवल दो तरंगों के बारे में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग की बात हो रही है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की भांति कार्य करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अब देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर माध्यम है तब भी ठीक है और माध्यम नहीं है तब भी ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन में जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो चल सकती हैं, गति कर सकती हैं। तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अतः इससे क्या होगा कि प्रकाश के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी पॉइंट में यही लिखा गया है कि प्रकाश के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश को अगर आप देखोगे तो वो ऐसे सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है।
और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। अब वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि वेवलेंथ क्या होता है। जैसे कि प्रकाश का चलने का जो वेव होता है वो ऐसे चलता है, प्रकाश इस दिशा में चलता है, ठीक है। तो वेवलेंथ होता है ये यहां से यानी मैक्सिमा से मैक्सिमा तक की दूरी, ये होता है वेवलेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है वेवलेंथ। अब जो प्रकाश का जो चलने का प्रतीत होता है वो इतना गैप नहीं होता, वो बहुत मिनिमम गैप में चलता है, मतलब ऐसे बहुत मिनिमम। इसके बीच का जो वेवलेंथ बनेगा बहुत छोटा बनेगा, इसलिए क्या होता है कि सीधा चलता हुआ प्रतीत हमको होता है, ठीक है। ये इसके बीच में जो वेवलेंथ ये बन रहा है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इससे क्या होता है कि हमको प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधा चल रहा है, जो कि आपको तीसरे पॉइंट में लिखाया भी गया है कि प्रकाश सीधे रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। ये वेवलेंथ होता है इसके मैक्सिमा से मैक्सिमा का बीच की दूरी, ये यहां से यहां तक या ये यहां से यहां तक, ठीक है। और इसके बाद वाला पॉइंट जो है, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। ये पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो है निर्वात, ये क्या होता है निर्वात। निर्वात का मतलब ये होता है जहां पे मीडियम ना हो, जहां पे माध्यम ना हो, माध्यम से ऊपरा भाग जो माध्यम हमारे उस वायुमंडल में कहां तक माध्यम, उसके बाद उधर सब निर्वात है। तो निर्वात का मतलब होता है जहां हवा हवा कोई चीज एग्जिस्ट ना करे, कोई चीज मौजूद ना हो, हवा हवा ना हो, वहां कुछ भी ना हो, वो होता है निर्वात। तो निर्वात शब्द से आप लोग परिचित हो गए होंगे। ये चौथा पॉइंट है, हो जा रहा है आपका कि प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट वाइज ऐसे लिख लेना, जिसको आपको थोड़ा सा मदद करेगा आप लोगों को याद करने में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्योंकि लिख हम पहले इसलिए दे रहे हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं। अभी भाई कुछ बोल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख दिए हैं और अभी हम समझा रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये है एक सतह, यह एक सरफेस है, सतह है, ठीक है। ये है आपका एक सतह जिसका निचला वाला भाग क्या है, ये आपको एक कलाई किया गया है, मतलब कि वो उसके आर पार ना होने पाए, प्रकाश पारदर्शी ना होने पाए ये सतह, इसके लिए नीचे वाला भाग कलर कर दिया गया है, ठीक है, जिसको कलाई कहा जाता है, कलर कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि प्रकाश जो है यहां से ऐसे आकर के इस सतह पर गिर रही है, यहां पर, ठीक है, यहां पे गिर रही है प्रकाश। और इसके बाद क्या हो रहा है कि नीचे तो भाग जो है इसका कलई है, कलर है, तो नीचे तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, नीचे तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई तो ये तो कलई कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि प्रकाश ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। और ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गिर रहा है प्रकाश यहां से, यानी जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण जिस पॉइंट पे गिर रहा है, और यहां से जो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण कहलाता है, जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित किरण हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब ये परावर्तित किरण जो है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। वो बिंदु ये है, ये वो बिंदु यहां होगा, ठीक है, वो बिंदु यहां होगा इस वाले पॉइंट पे जहां तीनों के तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण और ये बिंदु होता है आपतन बिंदु। और ये आई जो कोण दिखाया गया है, आई और यहाँ आर दिखाया गया है, ठीक है, ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। आई होता है आपतन कोण और आर होता है परावर्तन कोण। जैसे कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ लाइट जो है इसके, क्योंकि पिछले इसके नीचे जो पीछे वाला सिरा है वो आप लोग देखोगे तो वो दूसरा कलर कर दिया गया है, इसके ब्लैक बोर्ड के जो पिछला वाला सिरा है कलर रहता है। तो जब प्रकाश यहाँ पे गिर रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है,
रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमारे आंखों तक आ रहा है और हम इस सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे हो रहे हैं। अभी ये प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको लिख दे रहे हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ हमने लिखा है परावर्तन के नियम। ठीक है, अब इसके दो नियम हैं। अभी हमने यहाँ पे चित्र आपको बताया है, चित्र यहाँ पे हमने बनाया था, अभी मिटा दिए फिलहाल। देखिए पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण जिसको यहाँ पे हम आई से रिप्रेजेंट किए थे, और परावर्तन कोण जिसको हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किए थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, यानी आई इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, और दूसरा इसका परावर्तन के नियम ये है कि आपतित किरण, जो कि ऐसे अभी हमने दिखाया था ऐसे करके, ऐसे फिगर में आप लोग देखते रहिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, यानी आपतन बिंदु जो नीचे था, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इससे पहले भी हमने आपको भाई मतलब समझाते वक्त यहाँ पे जब फिगर बना हुआ था तो हम बता रहे थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। इसके दो ही नियम है, परावर्तन के दो नियम है, पहला ये और दूसरा ये। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को हम पहले क्लियर करते हैं। इसका डिफिनेशन हम क्लियर करते हैं। देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगा तो उसकी दिशा, जो उसकी दिशा होगी, वो दिशा अब जिस दिशा में वो जा रहा था उस दिशा में नहीं जाएगा, उससे थोड़ा सा विचलन हो जाएगा। यानी या तो वो अभिलंब, ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है नॉर्मल, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इसको अभिलंब कहते हैं। या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा उसके माध्यम पर कि यहाँ माध्यम क्या है। यहाँ दो माध्यम होते हैं, एक ये और ये। अब ये डिपेंड करेगा कि ये माध्यम सघन है कि ये माध्यम विरल है, या ये माध्यम सघन है या ये माध्यम विरल है। ये तो डिपेंड करेगा उस पर कि झुकेगा कब और अभिलंब से दूर कब जाएगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में, जो कि आपको क्लियर हो रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है या उसके मार्ग में विचलन आ जाता है, जिसके कारण उसको मार्ग में थोड़ा सा विचलन होता है। या तो वो झुकेगा अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर जाएगा। फिलहाल हम इस फिगर से क्लियर करते हैं। देखिए ये फिगर है, ये आपका नॉर्मल यानी अभिलंब है, ये आपका है अभिलंब। ठीक है, और ये हमारा प्रकाश का किरण है, ये जो ऐसे आया है और ये ऐसे। ठीक, ये है प्रकाश का किरण। अब क्या हो रहा है, और ये जो माध्यम है यानी ये ऊपर वाला माध्यम, ये ऊपर वाला माध्यम, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये सब एयर है। यानी इधर माध्यम जो अभी इसके सरफेस के ऊपर वाला है, ये सब हवा भरा हुआ है, और सरफेस के नीचे वाला माध्यम जो है वो ग्लास है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एयर और यहाँ ग्लास। ठीक है, यानी ये आपका हवा है और नीचे ग्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, हवा से चल करके जो प्रकाश इंटर हो रहा है वो ग्लास में इंटर हो रहा है। यहाँ तक तो हवा हो जाएगा, उसके बाद इधर ग्लास शुरू हो जाएगा ना। इधर ये माध्यम आपका ग्लास का माध्यम है, ये नीचे वाला। अब हवा से ग्लास में जा रहा है। अब आप लोगों को इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हवा जो होता है ये विरल माध्यम होता है। विरल का मतलब जिसमें हम मतलब आसानी से चल सकें। जैसे यहाँ अभी एयर है तो यहाँ जब हम चलेंगे तो बड़े आसानी से चलेंगे, लेकिन ये होता है ग्लास। ग्लास का मतलब शीशा। ठीक है, अब इसके मतलब कि अगर हमको शीशा वगैरह में या कोई सघन वस्तु में चलना हो तो हम बड़ा धीरे धीरे चलेंगे, हम उतना तेजी से नहीं चल सकते हैं। तो ये होता है विरल माध्यम एयर, और ये होता है इसके सापेक्ष, मतलब एयर के सापेक्ष ये जो ग्लास है ये इससे सघन हो जाएगा एयर के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ये विरल हो गया और ये
सघन हो गया। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है, जब विरल से सघन में जाता है तो उसकी अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब देखिए, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये सघन है, सघन का मतलब होता है कठोर, या जिसमें हम चल ना सके, जिसमें थोड़ा डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, यानी घनत्व बहुत ज्यादा हो। वैसे भी जो मजबूत चीजें रहती है उसकी तरफ तो हर कोई झुक जाता है, पता ही होना चाहिए आप लोगों को। तो ये मजबूत है, तो मजबूत की तरफ ये जो प्रकाश है वो झुक गया है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो मजबूत चीजें होती हैं, जो सघन होते हैं, जो उसके तरफ हर कोई झुक जाता है, तो ये तो प्रकाश है बेचारा, ये तो झुक ही जाएगा, ठीक है। तो ये एयर से जब एयर से जब ग्लास में आ रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। लेकिन अगर यही उल्टा होता, ग्लास को ऊपर कर देते और एयर को नीचे कर देते, मतलब ऊपर सघन हो जाता और नीचे विरल हो जाता, तब जब प्रकाश आता तो विरल माध्यम में, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में एंटर करता तो अभिलंब से दूर हट जाता, यानी इधर जाता। ये जो ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन यहां नहीं जाता, ये ऐसे जाता, इधर अभिलंब से दूर हट जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एयर और ग्लास लिए हैं, और एयर जो होता है विरल माध्यम होता है, किसकी सापेक्ष में, भाई एयर तो विरल ही होता है, सॉरी एयर विरल होता है, और ये ग्लास जो है वो एयर के सापेक्ष में सघन है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकता हुआ प्रतीत होगा और झुक जाता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बारे में जो इसका नियम है, अपवर्तन के नियम, उसको हम समझ लेते हैं। तो हम उसको लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। तो चलिए हम पहले लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है। इस वीडियो में हमने अभी तक परावर्तन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है। जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, उसी प्रकार यहाँ अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जैसे हम विरल बोल रहे हैं, आपको आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि विरल माध्यम हवा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। वैसे तो विरल और सघन तो हमारे सापेक्ष में हम तुलना करेंगे, किसके सापेक्ष कौन विरल होता है, किसके सापेक्ष कौन सघन होता है। लेकिन यहाँ अगर हम आपको मतलब आसान भाषा में बताया जाए तो विरल जब भी बोला जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आ जाना चाहिए कि हाँ वो हवा होगा, ठीक है। सबसे आसान एग्जाम्पल हुआ है, उदाहरण है। बाकी तो विरल और सघन तो सापेक्ष में तुलना की जाती है। यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी हमने आपको बताया है कि अभी यहाँ पे हम समझा रहे थे कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, यानी सघन का मतलब डेंसिटी में जाएगा, घनत्व वाले में जाएगा, जहां बहुत सारे डेंसिटी वगैरह होंगे, तो वहां तो भाई उसको झुकना ही झुकना है। सघन का मतलब होता है कठोर, एक मजबूत टाइप का। तो भाई मजबूत के आगे तो हर कोई झुकते हैं, मजबूत के आगे। जैसे हम फिगर में अभी क्लियर करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे फिगर में क्लियर करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा सरफेस जो आपको ये दिख रहा है, और ये हो गया ये ऊपर से नीचे वाला, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। अब मेन चीज यहाँ पे, चलिए यहाँ पे शायद आपको थोड़ा क्लियर दिखे, नहीं तो हम नीचे बना दे रहे हैं, एक मिनट। तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, पहले वाले का फिगर यहाँ बना दे रहे हैं और इसका फिगर भी यहीं बगल में बना देंगे, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो पहले तो हम ऐसे माध्यम बनाते हैं, 2 माध्यम बना लेते हैं। ये ऐसे देखिए, ये हमारा हो गया सरफेस, ये, और ये हमारा हो गया अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब। अब ये मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये ऊपर देखो, यहाँ पे है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, तो ऊपर वाला विरल होगा, ये टोटल यहां से चले जाओगे, यहाँ सब विरल होंगे। इसके अभिलंब सरफेस के ऊपर वाला जितना भाग है सब क्या होंगे, विरल होंगे, और नीचे क्या होंगे, सघन होंगे। क्या होंगे, सघन होंगे। अब मेन चीज आप लोग देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पे सघन ये नीचे वाला है ना, इधर वाला सब सघन होंगे, नीचे ये सरफेस के सब नीचे वाले सघन और ऊपर वाले सब विरल। जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण इंटर करेगा
तो ये अभिलंब है ये, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सघन में जब भी इंटर करेंगे तो अभिलंब अब जान देखिए, इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि यहाँ लिखाया गया है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अब दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उसी का उल्टा है, यहाँ विरल से सघन में जा रहा था, अब इसका उल्टा हो गया है। जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम फिगर ऐसे बना लेते हैं, फिगर को बनाते हैं। जब कोई देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, अब ऊपर वाला ये जो है ये क्या सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। हम ऐसा बनाना नहीं चाहते थे, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम बना दिए, फिलहाल अभी मिटा दे रहे हैं कि ऊपर वाला जितना है सब अभिलंब के ऊपर वाले, सॉरी अभिलंब बोल दिए, ये तल के ऊपर वाले सब क्या होंगे, सब टोटल के टोटल सघन माध्यम। नीचे जो इसके तल के नीचे वाले सब क्या होंगे, विरल माध्यम। दूसरे वाले का है, दूसरे वाले का फिगर बना रहे हैं, पहले वाले का जो फिगर, इसके वाले का फिगर ये है, इसके वाले का फिगर ये है। ठीक है, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, तो ये ऊपर वाला हो गया सघन, ठीक है, और नीचे विरल। अब ये देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है सघन माध्यम से, अब जब विरल माध्यम में जाएगा तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से। अभिलंब ये है तो इससे दूर हट गया, यानी प्रकाश की किरण आया ऐसे चला गया। यहाँ प्रकाश की किरण आई, अभिलंब की ओर झुक गया, क्योंकि यहाँ नीचे सघन माध्यम था, यहाँ नीचे विरल माध्यम है, तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा पहला और ये दूसरा दोनों का टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको पहले इसको क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अब आते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमको एक टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो लिखते हैं क्रांतिक कोण। देखिए, ये क्रांतिक कोण आप समझ लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे तो इसके इस ए ऊपर वाली हेडिंग। पहले क्रांतिक कोण समझ लेते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमको एक छोटा सा हेडिंग समझना होगा जिसका नाम है क्रांतिक कोण। ठीक है, इसको जब समझ लेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमको क्रांतिक कोण समझना पड़ेगा, नहीं तो जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक ये समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो चलिए पहले क्रांतिक कोण का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, मतलब आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है, हो जाए या हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ फिगर बना रहे हैं थोड़ा सा भी समझाने के लिए। देखिए, ये तो हो गया अभिलंब। हम बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं, पूरा आज वीडियो में यही बात किया गया है कि ये अभिलंब है और ये आपका तल है, ठीक है, सरफेस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है आपतन कोण का ऐसा मान, तो आपतन कोण भाई ऐसे ही तो आएगा। आपतन कोण आप सभी को पता है कि आपतन कोण यही होता है, आई, ठीक है। और यहां में बोला है आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या होता था, अपवर्तन कोण ये जो इधर जो रिफ्लेक्ट होते, सॉरी, जो इधर आता था, ऐसे जो इधर आता था, ये चल क्यों नहीं रहा है, जो इधर आता था यही तो होता था अपवर्तन कोण। अब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए,
यानी ये देखिए, अब ये बताइए इसका 90 अंश होने का मतलब होगा कि इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तभी तो 90 अंश। जब इसके सतह पे आ जाएगा इस लेवल पर, यानी सरफेस के तल पर आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 90 अंश ना इधर। तो अभी ये हो जाएगा 90 अंश जैसे, यानी ये जो किरण है ये गिर रहा है और इसका जो मतलब अपवर्तन किरण जाएगा, अपवर्तन कोण ये जब 90 अंश हो जाएगा, ये जिस आपतन कोण पर ये आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, ठीक है, ये आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उसे उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का डिफिनेशन यही है कि इसको जैसे देखिए अब यहां माध्यम क्या होगा, माध्यम देखिए, क्योंकि ये इधर से दूर हटता जाएगा, तभी देखिए यहां से जैसे जैसे दूर हटता जाएगा, अब दूर किस में हटता है, जब नीचे विरल रहता है ऊपर सघन रहता है तभी दूर हटता है। अभिलंब से दूर हटने का यही नियम है, अभी हमने आपको नियम लिखवाया भी है। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हटने का क्या नियम है कि ऊपर आपका सघन होना चाहिए माध्यम, ऊपर वाला माध्यम जो होगा वो सघन होगा और नीचे वाला माध्यम जो होगा वो विरल होगा। यानी क्रांतिक कोण जब आप लोग समझोगे तो वहां पे आपको माध्यम जो ऊपर वाला होना चाहिए वो सघन होना चाहिए और नीचे वाला जो होगा माध्यम वो विरल माध्यम होना चाहिए। क्योंकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आता है तभी जो प्रकाश की किरण होता है वो अभिलंब से दूर हटता है। और जब ये अभिलंब से दूर हटेगा तो मान लेते हैं, जैसे देखिए अभी हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे आया और ये अभिलंब से दूर हट गया, मतलब यहां पे ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पर इसके ये आपतित किरण को, सॉरी आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे देखिए अभी ऐसे आया था ना ऐसे, अब इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको और ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे इस कैटेगरी पे। जब यहां पे इसको उठा के जब यहां पे लाएंगे तो ये भी तो इधर बढ़ेगा, ऐसे थोड़ा सा ये भी बढ़ेगा। और जब थोड़ा सा और लाएंगे, ऐसे थोड़ा सा और लाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि ये जो बढ़ रहा था बढ़ते 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 ये सतह पे आ जाएगा। और जब ये सतह पे आ जाएगा, जब ये सतह ये वाला ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर जब सतह पे आ जाएगा तो जिस एंगल पे, जिस कोण पे ये सतह पे आएगा, जब ये 90 अंश हो जाएगा तो उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। अब जिस एंगल पे ये आई वाला कहलाएगा क्रांतिक कोण, जिस एंगल पे आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस एंगल पर, जिस एंगल पर अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसको हम आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण के लिए आपको कंडीशन, अच्छा यहाँ 3-3 लाइन खींचे गए हैं, तीनों लाइन नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बताएं कि इसको धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे बढ़ाते रहोगे, इसका एंगल बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे इसका जो ये है, इसका जो मतलब अपवर्तन कोण वो भी बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन पे ये आपके सरफेस पे आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ से 90 अंश बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। दूसरा चीज यहाँ पे आपको माध्यम याद रखना होगा कि माध्यम क्या होगा, ऊपर वाला माध्यम सघन होगा और नीचे वाला माध्यम विरल होगा, तभी ये क्रांतिक कोण आप परिभाषित कर सकते हैं। और यही सेम माध्यम आपको सेम ऐसे ही आपको यहाँ टोटल जो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें भी लेना होगा। तो चलिए अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन सीखते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आंतरिक ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अभी इसको क्लियर हो जाएगा आपको एकदम बढ़िया से। यहाँ देखिए पहले डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण, अभी हमने यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल पढ़ा रहे थे यानी क्रांतिक कोण पढ़ा रहे थे, वहां भी सघन से विरल में ही जा रहा था, इसलिए हमने बताया था पहले उसको समझाना जरूरी है, बाद में इसको समझाएंगे। ठीक है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, यानी आई का मान जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देंगे तब वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यानी जब 90 पे था क्रांतिक कोण वाले में, जब उससे ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, तो मतलब जिस माध्यम से आपतन कोण आया, सॉरी आपतित किरण आया था, उसी माध्यम में उसका अपवर्तित किरण भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों एक ही माध्यम में बनने लगेंगे। अब देखिए इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम समझा दे रहे हैं, ये हो गया हमारा सरफेस, ठीक है,
और ये हो गया अभिलंब। अब अभी हमने क्रांतिक कोण में इतना सीखा थे कि यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आ रहा था, और एक चीज और हमने बताया था, ये ऊपर वाला क्या होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए, सघन माध्यम, ठीक है, और नीचे वाला विरल, ऊपर वाला सघन माध्यम और नीचे वाला विरल माध्यम, ठीक है। अब देखिए क्रांतिक कोण में हमने सीखा था कि जब ये आई होता है और जब प्रकाश की किरण आती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर ऐसे हटता था, ठीक है। अब क्रांतिक कोण में हमने सीखा था कि इसको ऐसे बढ़ाते रहो, इसको जो आपतन कोण है इसको बढ़ाते रहो। एक कंडीशन ये है कि दूसरे कंडीशन में थोड़ा सा इसको और नीचे झुका दो तो इसका आपतन कोण बढ़ जाएगा, तो ये इधर बढ़ता रहेगा, यानी इसका आर भी बढ़ता रहेगा। और एक कंडीशन पे क्रांतिक कोण में इस पे मिल गया था। क्रांतिक कोण उसी को कहते हैं जब आपका ये जो मतलब परावर्तित किरण था वो इस पे यानी तल पे आ जाए, यानी वहां पे जो परावर्तन कोण बने वो 90 अंश का बने, ठीक है। ये तो था आपका, लेकिन अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, ये तो क्रांतिक कोण के कंडीशन पे था। अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ये इस आई वाले कोण पे ये क्रांतिक कोण मिल गया था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और जब झुकाएंगे तो ये जहां से आया था इधर जाने लगेगा, ऐसे ऊपर इस माध्यम, और थोड़ा सा झुकाएंगे तो और ऐसे ऊपर जाता चला जाएगा। इसका माध्यम, इसका मतलब ये हो गया कि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा मान, यानी आई का थोड़ा सा मान और बढ़ाने पर, जितना एंगल क्रांतिक कोण पे बनता है उससे थोड़ा सा और बढ़ाने पर, तो ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, उसी माध्यम में चला जाएगा, बल्कि विरल माध्यम में जाएगा ही नहीं, सघन में रह जाएगा, सघन से आएगा और सघन में चला जाएगा। इस कंडीशन पर, ठीक है, इस कंडीशन पे जिस कोण पर ये उसी दिशा में लौट जा रहा है, यानी इसके क्रांतिक कोण से थोड़ा सा मान और बढ़ा देने पर उसी दिशा में ये लौट जा रहा है, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब आई का मान क्रांतिक कोण का जो आई वाला मान था उससे थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देने पर क्या होता है, प्रकाश जो होगा वो सतह से उसी दिशा में लौट जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाने पर उसी दिशा में लौट जा रहा था, इसी को हम पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब और सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।